याद है वो रात, वो एक रात जिसने पूरे भारत को जैसे रोक सा दिया था। लेकिन सोचिए, अगर वो सिर्फ एक आर्थिक नीति की शुरुआत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एक सीक्रेट वॉर का क्लाइमैक्स था। चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर उस कहानी को जानते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे ही थी। बस यही वो शब्द थे और पूरा देश सन्न रह गया। एक ऐसी घोषणा जिसने हर घर में, हर गली नुक्कड़ पर, हर बाजार में एक तूफान सा ला दिया। हम सब ने इसे महसूस किया था, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक जो दिख रहा था, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या नोटबंदी सिर्फ काले धन पर एक स्ट्राइक थी, या फिर भारत को घुटनों पर लाने की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने का एक आखिरी डेस्परेट दांव था? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो घोषणा, हम सब जिसे एक नई शुरुआत समझ रहे थे, वो असल में एक छिपे हुए, एक खामोश जंग का फाइनल चैप्टर था। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। उस खतरे को देखना होगा जिसने इस सोर्स के मुताबिक इतना बड़ा और इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 60,000 करोड़ की साजिश। चलिए अब मिलते हैं उन किरदारों से जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रहे थे, और जानते हैं उनके उस प्लान के बारे में जिसका स्केल मतलब होश उड़ा देने वाला था। 60,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस सोर्स के हिसाब से ये वो हथियार था, वो आर्थिक हथियार जिससे भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी थी। इतनी बड़ी तादाद में जाली नोट। तो ये हैं इस शतरंज की बिसात के खिलाड़ी दोनों तरफ के। एक तरफ आईएसआई, दाऊद और नकली नोट बनाने में उस्ताद खनानी ब्रदर्स, और दूसरी तरफ टीम इंडिया, एनएसए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी और उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, एक ऐसा जासूस जो दुश्मन के घर में ही बैठा था। तो देखिए हालात कैसे बिगड़ते जा रहे थे। 2013 में 11,000 करोड़ के नकली नोट उन्होंने सफलतापूर्वक भारत में फैला दिए। इसके बाद इस सोर्स के मुताबिक 2014 के चुनावों पर असर डालने की उनकी कोशिश नाकाम रही, और फिर यूपी में सत्ता बदलने के डर ने उन्हें एक आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने पर मजबूर कर दिया। और इसके लिए डेडलाइन क्या रखी गई? नवंबर 2016। अब कहानी का तीसरा हिस्सा ऑपरेशन ग्रीन लीफ के अंदर, ये था भारत का काउंटर अटैक। अब देखते हैं कि जब इस भयानक खतरे का पता चला तो सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर क्या मंथन चल रहा था, क्या प्लानिंग हो रही थी। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक तो हो चुकी थी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। एनएसए डोभाल के पास एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। उनके एक टॉप जासूस ने खबर भेजी कि दुश्मन अब एक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अब जवाब देना जरूरी था। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल मोड़ आता है। एक तरफ थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका मानना था कि ये एक तरह का युद्ध है और इसका जवाब भी उसी तरह देना होगा। और दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री, जो देश को तो बचाना चाहते थे, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी फिक्रमंद थे कि इसका असर करोड़ों आम लोगों पर क्या पड़ेगा। इस पूरी पहेली को सुलझाने की सबसे जरूरी कड़ी कौन थे? मेजर शोभित शर्मा। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वो एक ऐसे जासूस थे जो सालों से दुश्मन के बीच, उनकी नाक के नीचे काम कर रहे थे, इतने करीब कि वो उन्हें अपना ही आदमी समझते थे। और अब उनके कंधों पर सबसे बड़ा मिशन था, ये कंफर्म करना कि क्या बहुत देर हो चुकी है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। मेजर शर्मा को एक बड़े से गोदाम में ले जाया जाता है और उनकी आंखों के सामने नोटों का एक पहाड़ लगा है। वो एक पल में समझ जाते हैं कि ये साजिश अपने आखिरी स्टेज में है और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। गेंद अब दिल्ली के पाले में थी। तो अब आता है चौथा हिस्सा, 48 घंटे का टेक डाउन। ये कहानी का सबसे तेज और सबसे ज्यादा टेंशन वाला हिस्सा है। उस बड़ी घोषणा से ठीक पहले के वो 48 घंटे, जब पर्दे के पीछे असल एक्शन हो रहा था। एनएसए डोभाल ने एक 2 pronged अटैक का प्लान बनाया। पहला, दुश्मन के हथियार को ही बेकार कर दो, और दूसरा, उस नेटवर्क को ही तोड़ दो जो इस हथियार को पूरे देश में फैलाने वाला था। और ये दोनों काम एक साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में होने थे। इस पूरे ऑपरेशन की जमीनी कड़ी, मतलब जो आदमी इसे भारत में अंजाम देने वाला था, वो था उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर अतीक अहमद। सोर्स के मुताबिक उसका नेटवर्क ही वो रास्ता था जिससे ये जहर, ये नकली नोट पूरे भारत में फैलने थे। तो सबसे पहला काम था उसे रोकना।
इस एक लाइन में उस वक्त की अर्जेंसी, उसकी गंभीरता छिपी है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई देरी नहीं, सीधा ऑर्डर। 48 घंटों के अंदर नेटवर्क का सरगना सलाखों के पीछे होना चाहिए। और उन्होंने कर दिखाया। एक तरफ पाकिस्तान में साजिश करने वाले अपनी आखिरी तैयारियों में लगे थे और दूसरी तरफ भारत में उनके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सर काट दिया गया था। पहला और सबसे बड़ा कदम सक्सेसफुली पूरा हो चुका था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, 5वां भाग, शह और मात, एक खामोश युद्ध। अब सारे मुहरे अपनी अपनी जगह पर थे और वक्त आ गया था उस सीक्रेट चेस गेम की आखिरी चाल का, जिसे पूरी दुनिया लाइव देखने वाली थी। ये सीन बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है ना? इस्लामाबाद में नकली नोटों से भरे ट्रक तैयार खड़े हैं। नेपाल बॉर्डर पर नेटवर्क के लोग खेप का इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली में प्रधानमंत्री, एनएसए, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर इतिहास का शायद सबसे बड़ा आर्थिक फैसला लेने वाले हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। और फिर वो पल आ ही गया। पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ता अपनी घड़ियां देख रहे थे, अपनी कामयाबी से बस कुछ ही घंटे दूर। और ठीक उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर बोलना शुरू किया। और बस यही थी वो आखिरी चाल, चेक एंड मेट। एक ही घोषणा ने 60,000 करोड़ रुपयों को रद्दी बना दिया। बिना एक गोली चलाए दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार खाक के मिला दिया गया। इसका असर फौरन हुआ और बहुत भयानक। सोर्स के मुताबिक जब साजिश करने वालों को यह खबर मिली कि उनकी सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खेल खत्म हो चुका था। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक आर्थिक नीति थी जिसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे नतीजे हुए, या फिर जैसा कि ये सोर्स बताता है, ये देश को एक बहुत बड़े, एक अनदेखे खतरे से बचाने के लिए खेला गया एक बेहद जोखिम भरा दाव था। खैर, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।